हम अक्सर अपने आसपास, अपने घरों में या सार्वजनिक मंचों पर एक बात बहुत गर्व के साथ सुनते हैं। राइट। बात कुछ यूं होती है कि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। और हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान छिपा है वो दुनिया में सबसे महान है। बिल्कुल यही बात। और ये सुनते ही ना एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। जी। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय को एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो गहरे नजरिए से देखने वाले हैं। जी। और आज हमारे पास दार्शनिक ओशो के विचारों और उनके दर्शन से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, और पता है इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बड़ा ही असहज करने वाला सवाल सामने आता है। बिल्कुल। मतलब अगर हमारा ज्ञान इतना ही महान है, इतना शाश्वत है, तो हम उस पर सवाल पूछे जाने से इतना डरते क्यों हैं? बहुत ही सटीक सवाल है ये। तो चलिए आज इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। क्या समाज वाकई उस प्राचीन ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए तैयार है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा दिखावा है जिसे हम बस ढो रहे हैं? देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में हमारे पूरी चर्चा का आधार तय कर देती है। इन नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने पर जो हमारा मुख्य उद्देश्य उभर कर आता है वो यही समझना है कि समाज का अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता पर गर्व करना तो एक बात है। हाँ, वो तो हम सब करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उसी ज्ञान या परंपरा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो समाज अचानक रक्षात्मक क्यों हो जाता है? ओशो के दर्शन के माध्यम से हम उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक तरफ तो हमें अपनी विरासत पर सीना तान कर चलना सिखाता है और दूसरी तरफ हमें उस पर किसी भी तरह की शंका या जिज्ञासा व्यक्त करने से रोकता भी है। एकदम सही कहा आपने। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डर हमारे अंदर बैठे किसी गहरे असुरक्षा भाव का परिणाम है। तो चलिए फिर इस गर्व और जिज्ञासा के बीच के टकराव से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। मेरा मतलब है कोई भी सभ्यता अपनी जड़ों के बिना तो खड़ी नहीं रह सकती। हाँ, जड़ें तो मजबूत होनी ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इन विचारों को पढ़ते हुए जो एक बात सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि ये गर्व अक्सर एक ऐसी मोटी दीवार में बदल जाता है जहां से सवाल पूछने की कोई भी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। दीवार बन जाता है। हाँ, जैसे जब कोई युवा या कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति ये पूछता है कि हम ये अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं, तो उसे जवाब देने के बजाय अक्सर उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है। बिल्कुल। और उसे चुप कराने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प होता है। उसे अक्सर विद्रोही, संस्कारहीन या अपमानजनक करार दे दिया जाता है। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। ओशो के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समाज सवाल पूछने वाले को एक खतरे के रूप में देखता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज्ञान एक स्वस्थ संवाद के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहना चाहिए था, वो समय के साथ कट्टरता में बदल चुका है। जी, वो डॉगमा बन चुका होता है। संवाद में एक खुलापन होता है, उसमें यह स्वीकार करने की हिम्मत होती है कि शायद हम गलत भी हो सकते हैं। सही बात है। लेकिन कट्टरता में केवल एक अंधी जिद होती है। और यहीं पर ओशो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। वो कहते हैं, जहां प्रश्न बंद हो जाते हैं वहां सत्य भी रुक जाता है। जहां प्रश्न बंद हो जाते हैं वहां सत्य भी रुक जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम इस विषय का एक दूसरा पहलू सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। क्या एक हद तक बिना सवाल किए चीजों को मानना जरूरी नहीं है? मेरा मतलब है, समाज को एक साथ बांधे रखने के लिए कुछ नियम, कुछ परंपराएं तो चाहिए ना। एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि अगर हर व्यक्ति हर दिन हर छोटी बड़ी परंपरा पर सवाल उठाने लगे तो क्या समाज का ढांचा नहीं बिखर जाएगा? ये एक बहुत ही व्यवहारिक तर्क है और इसी बिंदु पर ओशो का दर्शन एक बहुत ही बारीक रेखा खींचता है। ये सच है कि समाज को चलने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, लेकिन जब वो व्यवस्था अंधी हो जाती है। बिल्कुल, जब वो व्यवस्था अंधी हो जाती है तो वो समाज को बांधे नहीं रखती, बल्कि उसे मानसिक रूप से पंगु बना देती है। ओशो का जो विचार हमने अभी डिस्कस किया कि जहां प्रश्न बंद हो जाते हैं वहां सत्य भी रुक जाता है, उसका मतलब यही है ना कि व्यवस्था के नाम पर आप लोगों को चुप तो करा सकते हैं। हाँ, लेकिन तब आप सत्य की खोज को वहीं दफना देते हैं। एक जीवित समाज वो नहीं है जहां सब चुपचाप आज्ञा का पालन करें, बल्कि वो है जहां व्यवस्था और जिज्ञासा के बीच एक संतुलन हो। एकदम सही। जहां सवाल पूछना व्यवस्था को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाना माना जाए। तो अगर हम सत्य को एक मंजिल मान लें,
तो लगता है कि बस पहुंच गए और अब कुछ खोजना बाकी नहीं। लेकिन सत्य शायद एक यात्रा है। बिल्कुल। और इसे अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो एक बहुत ही मजेदार और आम सा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। जी बताइए, कौन सा उदाहरण? हम सबके घरों में कुछ ऐसी बातें होती है ना, जैसे रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। अरे हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। तो बचपन में जब मैंने पूछा था कि रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए, तो मुझे बहुत डांट पड़ गई थी कि बड़ों की बात पर बहस नहीं करते, बस मान लो। और यही वो क्षण होता है जहां एक परंपरा एक मृत नियम में बदल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बाद में जब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और पढ़ा तो समझ आया कि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी, अंधेरा होता था और नाखून काटने के लिए शायद धारदार औजार इस्तेमाल होते थे। हाँ। इसलिए रात को नाखून काटने से चोट लगने का डर था। ये एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक नियम था अपने जमाने का। लेकिन समय बदला, घरों में ट्यूबलाइट आ गईं, नेल कटर आ गए, लेकिन वो नियम एक पवित्र अंधविश्वास बन गया और उस पर सवाल उठाना घर के बड़ों का अपमान मान लिया गया। एकदम सही। ये उदाहरण इस पूरी चर्चा के दूसरे अहम हिस्से को बहुत ही खूबसूरती से खोलता है, परंपराओं का बचाव और सवालों का डर। ओशो के विचारों का विश्लेषण करते हुए ये बात बार बार सामने आती है कि परंपराएं अपनी जांच परख से घबराती क्यों हैं? क्यों घबराती हैं? जैसा कि आपने नाखून वाले उदाहरण में कहा, घर के बड़ों को शायद खुद भी असली कारण नहीं पता था। और जब हमें किसी चीज का असली कारण नहीं पता होता ना, तो कोई भी सवाल हमें डरा देता है। हमें लगता है कि हमारी अज्ञानता पकड़ी जाएगी। अच्छा, तो क्या ये डर सिर्फ अज्ञानता के पकड़े जाने का है? मुझे लगता है कि बात इससे भी थोड़ी गहरी है। आप किस दिशा में सोच रही हैं? मतलब जब कोई पूछता है कि ये परंपरा आज के आधुनिक समय में प्रासंगिक है या नहीं, या इसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं, तो लोग इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं? असहज होना एक बात है, लेकिन एकदम से लड़ने पर उतारू हो जाना। देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही जटिल और सच कहूं तो दिलचस्प भी है। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक असंगति कह सकते हैं। इंसान अपनी मान्यताओं के साथ अपनी एक पहचान बना लेता है कि मैं वो हूं जो इन परंपराओं को मानता है। बिल्कुल। अब सोचिए, किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 50 साल एक खास मान्यता को सच मानकर जी लिए हैं। अचानक एक दिन कोई युवा आकर उस मान्यता पर एक तार्किक सवाल खड़ा कर देता है। तो वो इंसान तो घबरा ही जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता, या उसे ये एहसास होता है कि वो अब तक एक खोखले विचार को ढो रहा था, तो ये सिर्फ एक हार नहीं होती, ये उसके पूरे अस्तित्व पर, उसके पूरे जीवन की समझ पर एक सीधा प्रहार होता है। बाप रे! मतलब सवाल पूछने वाले का इरादा भले ही सिर्फ कुछ नया सीखने का हो, लेकिन सुनने वाले के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक खतरे की घंटी बजने जैसा है। एकदम। उसे लगता है कि अगर ये एक ईंट खिसक गई तो मेरी मान्यताओं की पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र है। लोग मान्यताओं को एक कवच की तरह पहन लेते हैं। लेकिन ओशो के नोट्स यहाँ एक बहुत ही तगड़ी बात कहते हैं, जो इस पूरे डर को बेमानी साबित कर देती है। वो क्या है? बात यह है कि सत्य को कभी किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। वाह! सत्य को कभी किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। ये विचार बहुत ही ताकतवर है। सोचकर देखिए, अगर मेरा कोई विचार, मेरी कोई मान्यता वास्तव में सच है, तो मुझे आपके सवालों से डर क्यों लगेगा? कोई कारण ही नहीं है डरने का। हाँ, अगर मैं सच बोल रही हूं तो आप मुझसे 100 सवाल पूछ लें, हर सवाल के बाद मेरा सच और भी निखर कर सामने आएगा। सत्य तो सवालों की आग में तपकर कुंदन बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर सवालों की वजह से मेरा विचार टूट जाता है, बिखर जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सच था ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था। और एक भ्रम का टूट जाना तो खुशी की बात होनी चाहिए ना, कि दुख की। और यहीं से हम उस सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचते हैं जो इन दर्शनों का केंद्र है, जीवित ज्ञान बनाम मृत परंपरा। जीवित ज्ञान। सच्चा ज्ञान आखिर होता क्या है? क्या वो कोई ऐसी किताब है जिसे हजारों साल पहले लिख दिया गया और अब उस पर बस फूल चढ़ाने हैं, या वो कुछ और है? अगर हम सत्य को सुरक्षा नहीं चाहिए वाले तर्क को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है जीवित ज्ञान की परिभाषा बहुत साफ हो जाती है। ओशो के विचार इस ओर इशारा करते हैं कि जो ज्ञान सवाल से डरता है वो पहले ही मर चुका है। एकदम सही। लेकिन मैं इसे थोड़ा और समझना चाहूंगी। एक जीवित ज्ञान और एक मृत परंपरा के बीच का अंतर हम असल जिंदगी में कैसे पहचान सकते हैं? इसे एक बहुत ही सटीक उपमा से समझा जा सकता है। एक जीवित ज्ञान एक बहती हुई नदी की तरह होता है।
बहती हुई नदी। जी, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो रास्ते में कई नई नदियों को, झरनों को अपने में मिलाती है। उसका पानी लगातार बदलता रहता है। वो नई मिट्टी, नए खनिजों को अपनाती है और आगे बढ़ती है। वो कभी एक जगह रुकने की जिद नहीं करती। वो हमेशा प्रवाह में रहती है। लेकिन जब आप उसी नदी के पानी को एक जगह रोक देते हैं, उसे चारों तरफ से बांध देते हैं कि अब इसमें बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो एक ठहरा हुआ तालाब बन जाता है। और कुछ समय बाद उस रुके हुए पानी में से बदबू आने लगती है। वो पीने लायक नहीं रहता। जी, बिल्कुल। यही उपमा ज्ञान पर भी लागू होती है। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो विज्ञान एक जीवित ज्ञान का बेहतरीन उदाहरण लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। विज्ञान की प्रकृति ही यही है। विज्ञान कभी ये दावा नहीं करता कि उसने अंतिम सत्य पा लिया है। वो हमेशा कहता है कि ये हमारा आज का सबसे बेहतरीन सिद्धांत है, लेकिन अगर कल कोई नया सबूत आता है, कोई नया सवाल इसे गलत साबित कर देता है, तो हम इसे बदल देंगे। हाँ, विज्ञान किसी पुराने सिद्धांत के गलत साबित होने पर शोक नहीं मनाता, बल्कि वो जश्न मनाता है कि हम सच्चाई के एक कदम और करीब पहुंच गए। और इसके ठीक विपरीत एक मृत परंपरा काम करती है। परंपरा अक्सर ये दावा करती है कि सत्य को हजारों साल पहले ही पूरी तरह से जान लिया गया था और अब उसमें एक शब्द भी जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है। जी, ओशो के नोट स्पष्ट करते हैं कि जब किसी ज्ञान को समय के एक खास बिंदु पर स्थिर या फ्रीज कर दिया जाता है, तो वो ज्ञान अपनी जान गंवा देता है। वो सिर्फ एक कर्मकांड, एक रस्म बनकर रह जाता है। और पता है, कर्मकांड की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग उसे कर तो रहे होते हैं, लेकिन किसी को उसका अर्थ नहीं पता होता। हाँ, बस एक मशीनी आदत की तरह। जैसे किसी ऐसी भाषा में लिखी हुई कविता को रटना जो आपको आती ही नहीं। आप बस आवाजें निकाल रहे हैं, भाव गायब है। इसी संदर्भ में ओशो का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार इन नोट्स में है। वो कहते हैं, जीवित सत्य हमेशा इंक्वायरी यानी पूछताछ और जिज्ञासा को स्वीकार करता है। हमेशा स्वीकार करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी संस्कृति, आपका ज्ञान आज के समय में सांस ले रहा है, तो वो हर नई पीढ़ी की जांच परख से पीछे नहीं हटेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझ पर सवाल मत उठाओ क्योंकि मैं पुराना हूं, बल्कि वो कहेगा, मुझ पर सवाल उठाओ, मुझे आज की कसौटी पर कसो और देखो कि मैं आज भी तुम्हारे काम आ सकता हूं या नहीं। एकदम सही। ये सब चर्चा करते हुए ना, मुझे लगता है कि हमें एक और बहुत ही बुनियादी शब्द की परिभाषा को फिर से देखने की जरूरत है, और वो शब्द है सम्मान। हमारे समाज में अक्सर सम्मान का जो अर्थ निकाला जाता है वो बहुत ही सीमित और सच कहूं तो कभी-कभी खतरनाक भी होता है। आप किस अर्थ की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति, ग्रंथ या परंपरा का सम्मान करते हैं तो आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सम्मान का मतलब बिना सोचे समझे मान लेना बन गया है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। अगर मैंने किसी पुराने नियम पर सवाल पूछ लिया तो तुरंत कहा जाता है कि तुम बड़ों का सम्मान नहीं करते। तो क्या अंधा होकर किसी चीज को मान लेना ही सम्मान है? ओशो के दर्शन में इस बात का पूरी तरह से और कड़ाई से खंडन किया गया है। उनके अनुसार ये सम्मान नहीं, ये दिमागी आलस है। दिमागी आलस? जी, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना सबसे आसान काम है। उसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती, कोई संघर्ष नहीं होता। लेकिन सच्चा सम्मान अंधविश्वास में नहीं बल्कि समझ में है। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी अगर मैं किसी विचार का या किसी प्राचीन ग्रंथ का वास्तव में सम्मान करती हूँ तो मुझे उसे सिर्फ लाल कपड़े में लपेटकर अलमारी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको उसे पढ़ना चाहिए, उस पर सवाल उठाने चाहिए और उसे चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने सदियों पहले किसी गहरे सत्य की खोज की होगी, क्या वो ये चाहता होगा कि आने वाली पीढ़ियां उसकी बातों को बिना समझे तोते की तरह रट लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहता होगा कि लोग उसके विचार से जुड़ें, उसके साथ मानसिक कुश्ती लड़ें। अगर हम अपने प्राचीन ज्ञान का सच में सम्मान करते हैं तो हमें उसकी गहराइयों में गोता लगाना होगा। हमें पूछना होगा कि जो बात उस समय कही गई थी, क्या वो आज के डिजिटल और आधुनिक युग में भी वैसे ही लागू होती है? और अगर नहीं होती तो उसका मूल सार क्या है जिसे हम आज भी अपना सकते हैं? एकदम सही। ये तरीका ज्ञान को उधार लेने के बजाय उसे खुद की समझ बनाने का है। जब हम किसी चीज पर सवाल उठाते हैं और उसके जवाब तक पहुंचते हैं तो वो जवाब फिर किसी किताब का नहीं रहता, वो हमारा अपना हो जाता है। और केवल इसी प्रक्रिया से वो प्राचीन ज्ञान भविष्य के लिए जीवित रह सकता है।
अगर हम सिर्फ डराकर, बिना अर्थ समझाए रटी रटाई बातों को अगली पीढ़ी के गले से नीचे उतारने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो पीढ़ी उस बोझ को पूरी तरह से नकार देगी। हाँ, विद्रोह कर देगी। इसीलिए इस दर्शन का एक बहुत ही मजबूत निष्कर्ष ये है कि प्रश्न करना ही जागरूकता की शुरुआत है। जागरूकता ये शब्द अक्सर बहुत भारी लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब शायद सिर्फ इतना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो होशपूर्वक करें, बेहोशी में सिर्फ भीड़ के पीछे ना चलें। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी परंपरा पर सवाल उठाता है तो वो दरअसल ये कह रहा होता है कि मैं इसे पूरी तरह से जीना चाहता हूँ, मैं इसके पीछे का सच जानना चाहता हूँ। वो विद्रोह नहीं कर रहा होता, वो दरअसल जागने की कोशिश कर रहा होता है। यही जागरूकता है। जब तक आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता तब तक आप एक तरह की नींद में होते हैं। प्रश्न वो पहला झटका है जो आपको नींद से जगाता है। प्रश्न अज्ञान के अंधेरे में जलाई गई पहली माचिस की तीली है। वाओ! और जो समाज अपने युवाओं के हाथ से ये माचिस छीन लेता है वो समाज अंततः अंधेरे में ही खो जाता है। इस पूरी गहन चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो सच में हमारी आंखें खोलने वाली है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि प्राचीन ज्ञान और सवालों के डर के बीच का रिश्ता क्या है, और अब ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अपनी जड़ों, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व करना निश्चित रूप से एक सकारात्मक और जरूरी भावना है। ये हमें एक पहचान देती है, लेकिन हमें इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना होगा कि कहीं ये गर्व एक ऐसी बेड़ी ना बन जाए जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को ही जकड़ ले। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर हम नए सवालों से, नई जिज्ञासाओं से और बदलते हुए समय से डरने लगेंगे तो हमारा वो गर्व हमारे विकास का साधन बनने के बजाय हमारे पतन और ठहराव का कारण बन जाएगा। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि सच्चा ज्ञान कभी भी अपनी जान से नहीं डरता। उसे किसी बाहरी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती। हमें एक समाज के तौर पर यह याद रखने की जरूरत है कि प्रश्न ज्ञान के दुश्मन नहीं है, बल्कि वे ज्ञान के सबसे वफादार और अच्छे मित्र हैं। हाँ, वो उसे साफ करते हैं। बिल्कुल, वे ज्ञान पर जमी समय की धूल को साफ करते हैं, उसे निखारते हैं और उसे हर नए युग के लिए प्रासंगिक बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि ये चर्चा हमें उस बिंदु पर ले आई है जहां हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए कुछ बहुत ही ठोस छोड़कर जा सकते हैं। अक्सर हम ऐसी चर्चाएं सुनते हैं और फिर अपनी उसी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। लेकिन आज के इन विचारों में इतनी धार है कि ये आसानी से दिमाग से निकलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और ओशो के इन दर्शनों और आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण को आधार बनाते हुए मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो थोड़ा असहज भी कर सकता है, लेकिन जिस पर मनन करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जी बताइए। जरा कल्पना कीजिए, एक समाज के रूप में अगर हम आज सवाल पूछना पूरी तरह से बंद कर दें, अगर हम सिर्फ इसलिए चुप रहें और अपने बच्चों को भी चुप करा दें क्योंकि हमें अपनी तथाकथित परंपराओं का और अपने झूठे गर्व का बचाव करना है, तो सोचिए, आज से ठीक 100 या 200 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास हम जो विरासत छोड़कर जाएंगे, क्या वो वाकई एक जीवंत और धड़कता हुआ ज्ञान होगा, या फिर वो केवल एक ऐसी खाली और मृत परंपरा की गूंज होगी जिसका कोई अर्थ नहीं बचा होगा और जिसे बस एक डर के साये में बिना समझे दोहराया जा रहा होगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा, झकझोरने वाला और विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक कलकल करती, बहती हुई नदी सौंपना चाहते हैं जिससे वे अपनी प्यास बुझा सकें, या फिर एक ठहरा हुआ, सड़ा हुआ तालाब जिसके पास जाने से भी वे कतराएं? यही हमें तय करना है। इस सवाल के साथ ही हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर और अपने खुद के जीवन की उन छोटी छोटी मान्यताओं पर अपने स्तर पर विचार जरूर कीजिएगा। अपनी सोच को रुकने मत दीजिए और हमेशा अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए।